हे गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बिहार पीजीटी के प्रश्न को पीवाईक्यू के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने हिंदी के 40 प्रश्नों को देख लिया है, पढ़ लिया है। अभी आज की क्लास में हम फिर 20 प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पता है कि 40 जो प्रश्न है वो जीएस के क्वेश्चन थे और बाकी 80 प्रश्न हिंदी के हैं, जिसमें से 60 प्रश्न जो है साहित्य से लिए गए हैं और बाकी 20 प्रश्न जो है व्याकरण से लिए गए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो टीजीटी का लेवल है वो उससे पीजीटी का लेवल हार्ड है। प्रश्नों को देखते हुए आपको पता चलेगा कि कितना हार्ड है ये पीजीटी का। तो चलिए देखते हैं इसके आगे का प्रश्न। अब तक हम लोगों ने 80 प्रश्न तक पढ़ लिए थे। अब 81 से लेकर 100 तक के प्रश्न आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। 80 तक के प्रश्न को देख लिए थे, अब 81 के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, और इस क्लास को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए। वैसे तो सिलेबस बीपीएससी द्वारा दिया नहीं गया है, ना टीजीटी का और ना पीजीटी का। बस ऐसे ही दिया गया कि हाँ, सब्जेक्ट से 80 प्रश्न आएंगे। ठीक है, लेकिन जो ये पीवाईक्यू है इसको सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा कि सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आदिकाल से कितने प्रश्न हैं, भक्तिकाल से कितने हैं, रीतिकाल से कितने हैं और आधुनिक काल से कितने हैं। ठीक है, निबंध के कितने प्रश्न हैं और कहानी के कितने प्रश्न हैं। अगर प्रश्न को करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बाद ही तो पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं 81 नंबर प्रश्न क्या दिया है। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है। ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर हम बात करें डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, तो इन्होंने आदिकाल का नाम संधिकाल एवं चरणकाल रखा है। ठीक है, अगर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, तो इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 82। आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मरि जाई, सोई मुवे धन संचते, सो उबरे जे खाई। किस कवि की पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए रहीमदास, ऑप्शन बी रविदास, ऑप्शन सी गरीबदास, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ तो उत्तर मिल गया कि उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन हमको ये जानना जरूरी है कि ये पंक्तियाँ जो दी गई है किस कवि की है। तो ये पंक्तियाँ जो है कबीरदास जी द्वारा दिया गया है कि आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मरि जाए, सोई मुए धन संचते, सो उबरे जे खाए। ठीक है, कबीरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में जो शाखाएं बांटी गई थी, सूफी शाखा और निर्गुण भक्ति में और सगुण भक्ति में, तो उसमें से जो निर्गुण भक्ति है उसमें से ये कबीरदास जी जो है निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 दिया है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है। ऑप्शन ए श्रृंगार काल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी अलंकृत काल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रृंगार काल। पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल कहा है। अगर बात करें कि रीतिकाल किसने कहा है, तो रीतिकाल का नाम दिया है आचार्य शुक्ल ने। अलंकृत काल किसने कहा है, तो अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। ठीक है, मिश्र बंधुओं में 3 लोग हैं। ठीक है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों भाई थे। तीनों लोग मिलके मिश्र बंधु नाम से प्रसिद्ध हुए और इनकी रचना का नाम पूछे तो इनकी रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, तो इतनी चर्चा हम लोग की एक प्रश्न में कम से कम हम 5-6 प्रश्नों को देख रहे हैं। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि कॉपी पेन लेके बैठे और जितना हम बोल रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 दिया है, फीकी पे नीकी लगे, कहिए समय विचारी, सबको मन हर्षित करे, जो विवाह की गारी।
किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी बृंद, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बृंद। ठीक है, ये जो पंक्ति है वो बृंद की है। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर। मेड़ तोड़ दी किस एकांकीकार की रचना है? ऑप्शन ए उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर प्रश्न दिया है, रामतरस मिश्र का 1999 ईस्वी में प्रकाशित साक्षात्कार है। ऑप्शन ए कहना न होगा, ऑप्शन बी गांव के मन से रूबरू, ऑप्शन सी अंतरंग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतरंग। ठीक है, अंतरंग का प्रकाशन वर्ष है 1999, कहना न होगा का प्रकाशन वर्ष होगा 1994 और गांव के मन से रूबरू इसका प्रकाशन वर्ष है सन 2000। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न दिया है, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन हमको ये देखना है कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, ये किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो ये सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता है युगांतर गांधी, उससे ये पंक्तियाँ उठाई गई हैं। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर। 88 नंबर प्रश्न दिया है, मन्नू भंडारी का संग्रह नहीं है। ऑप्शन ए मैं हार गई, ऑप्शन बी यही सच है, ऑप्शन सी लंदन की एक रात, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लंदन की एक रात। ठीक है, नहीं पूछा है, मन्नू भंडारी का नहीं है। तो मैं हार गई भी मन्नू भंडारी का है और यही सच है भी मन्नू भंडारी का है। ठीक है, लंदन की एक रात जो है ये किसका है? ये निर्मल वर्मा की कहानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर प्रश्न दिया है, उसने नारियल को कसकर एक गाली दी और जोर से ठोकर लगाई। नारियल लुढ़कता हुआ समुद्र की लहरों की तरफ चला गया। उस लड़के का परिचय केवल इतना ही है कि वह शाम के समय चौपाटी के मैदान में जमा होने वाली भीड़ में घूम रहा था। ऐसे घुमक्कड़ मवाली के विषय का कथन किस लेखक का है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी चित्रा मुदगल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन राकेश। ये जो कथन है मोहन राकेश द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 है, हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है। ऑप्शन ए रेशमी टाई, ऑप्शन बी सुंदर कली, ऑप्शन सी बैठे ठाले, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर। 91 नंबर प्रश्न दिया है, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य की केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। उपयुक्त विचार आचार्य शुक्ल की कृति चिंतामणि के किस निबंध का प्रारंभिक रूप है? ऑप्शन ए कविता क्या है, ऑप्शन बी भाव या मनोविकार, ऑप्शन सी करुणा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भाव या मनोविकार। ठीक है, यहाँ 3 प्रश्न मिले आपको। यदि पूछे कि उपयुक्त विचार किसका है तो आचार्य शुक्ल का। ठीक है, यदि पूछे कि उपयुक्त विचार आचार्य शुक्ल के किस कृति में है, यानी किस निबंध से लिया गया है, तो चिंतामणि से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि आचार्य शुक्ल के कृति चिंतामणि के निबंध का प्रारंभिक रूप है किस निबंध का, तो भाव या मनोविकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर प्रश्न दिया है, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके से मिलती है,
तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सिर भाजी और टके ही सिर खाजा है? उपयुक्त कथन भारतेंदु की अंधेर नगरी के किस पात्र का है? ऑप्शन ए नारायण दास, ऑप्शन बी कोतवाल, ऑप्शन सी गडेरिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि ये कथन जो भारतेंदु की अंधेर नगरी से है किस पात्र का है, तो ये महंत कहते हैं। महंत उनके गुरु रहते हैं और ये जो नारायण दास है ये उनका शिष्य रहता है। ठीक है, अगर पूछे कि अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष है 1881, जो एक मौलिक नाटक है उनका। अगर पूछे कि भारतेंदु जी की मौलिक रचनाओं की संख्या कितनी है, तो 8। अगर पूछे कि अनुदित रचनाओं की संख्या कितनी है, तो 9। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर। पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता समवेत स्वर, धम्म शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, बुद्धम शरणं गच्छामि। उपयुक्त संवाद किस नाट्यकृति के प्रथम अंक के प्रारंभ में है? ऑप्शन ए अंधी गली, ऑप्शन बी आधे अधूरे, ऑप्शन सी लहरों के राजहंस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लहरों के राजहंस। ठीक है, लहरों के राजहंस का प्रकाशन वर्ष जो है 1963 है और आधे अधूरे मोहन राकेश का है और लहरों के राजहंस भी मोहन राकेश का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 दिया है, कमलेश्वर की कहानी नहीं है। ऑप्शन ए दोपहर का भोजन, ऑप्शन बी गर्मियों के दिन, ऑप्शन सी नीली झील, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दोपहर का भोजन। ठीक है, कमलेश्वर की कहानी नहीं है, तो यहाँ गर्मियों के दिन और नीली झील ये दोनों जो है कमलेश्वर की कहानी है। अगर पूछे कि दोपहर का भोजन किसकी कहानी है, तो दोपहर का भोजन अमरकांत की कहानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर। 95 नंबर प्रश्न है, गंगा के पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांव के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा है, उसे देखकर ही संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे हैं। है भी तो आश्चर्य की बात। उपयुक्त संदर्भ महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र के किस संस्मरण का अंश है? ऑप्शन ए रामा, ऑप्शन बी भाभी, ऑप्शन सी घीसा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, घीसा। अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की पत्तिकाएँ भीग गई और मैं भी तो, देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ। उपयुक्त संवाद मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में किसका है? ऑप्शन ए अंबिका, ऑप्शन बी रंगड़ी, ऑप्शन सी संगिनी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि हम बात करें कि ये कथन मोहन राकेश का जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, उसमें ये कथन, ये वाक्य किसका है? तो ये वाक्य जो है मल्लिका का है। ठीक है, मल्लिका की माँ रहती है अंबिका और उसकी दोनों सहेलियां हैं रंगिड़ी और संगिड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 दिया है, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी नंदुलाल वाजपेयी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, नई समीक्षा नए संदर्भ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर प्रश्न है, पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए सरल हिंदी व्याकरण, ऑप्शन बी मानक हिंदी व्याकरण, ऑप्शन सी सुबोध हिंदी व्याकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की पुस्तक का जो नाम है वो है हिंदी व्याकरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस बार जब ऐसे पूछा है तो अगली बार पूछ सकता है कि हिंदी व्याकरण किसकी पुस्तक का नाम है। तो हिंदी व्याकरण जो है कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक का नाम है।
तो अब तक तो 97 प्रश्न जो है 41 से लेकर 97 तक, यानी लगभग 58 प्रश्न साहित्य से थे। अब इसके आगे जो प्रश्न है 20-22 क्वेश्चन ये व्याकरण से दिए गए हैं, ठीक है। और टीजीटी वाले PYQ में 20 क्वेश्चन दिए गए थे व्याकरण से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 99 नंबर प्रश्न। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की पुस्तक का नाम है। ऑप्शन ए भाषा और भाषकी, ऑप्शन डी हिंदी भाषा का इतिहास, ऑप्शन सी भाषा विज्ञान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भाषा विज्ञान, ठीक है। भाषा विज्ञान भोलानाथ तिवारी की पुस्तक का नाम है। ये दोनों प्रश्न जो है 98 और 99 भाषा विज्ञान से लिए गए थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 100 नंबर प्रश्न। हिंदी के उत्क्षिप्त व्यंजन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए झ, ऑप्शन बी ढ़, ऑप्शन सी अड़, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से 100 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन दो होते हैं, एक होता है ड नीचे बिंदी, एक होता है ढ, ठीक है। तो अब तक हम लोग इस क्लास में 20 प्रश्न को पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट जो 20 प्रश्न बचे हैं उसको अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। इन प्रश्नों का व्याख्या आप लोग देखे हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, व्याख्या करने का तरीका कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो रहा है ये भी बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट जो 20 प्रश्न बचे हैं उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।